तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसन क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के हैं ये सभी पार्ट। बता दें कि ये जो है हमारे आर्टिकल्स ये सेना से जुड़े हुए कानून हैं। जैसे कि आर्टिकल 33 जो है आपका बात करता है जो आपके आर्म फोर्सेस हो गए उनके मूल अधिकारों को रिस्ट्रिक्शन करने की बात करता है। आर्टिकल 34 जो है आपका मार्शल लॉ है, ठीक है, जिसको अपने आप में एक सैन्य कानून है। इसमें क्या होता है कि सैन्य कानून को होने पर मूल अधिकार को सीमित रखने की थोड़ी सी छूट देती है। और इसमें क्या है 35 में, इसमें बस ये बात की गई है कि जो संसद है वो मूल अधिकारों को थोड़ा ज़्यादा अधिक बनाने के लिए ऐसा कानून बनाती है। तो ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक नहीं है तो प्लीज़ खरीद लें। अगर आपको अधिकारी बनना है, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो प्लीज़ ये बुक खरीद लें। पॉलिटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। और साथ में बता दूं कि अगर ये लेक्चर आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो प्लीज़ इसको देखना, क्योंकि ये लेक्चर बता दें कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो ज़रूर देखना। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और ये टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ आप हमें कू पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि सारे जो क्वेरीज होते हैं आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो आर्टिकल है 33, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। एक बार ज़रा वीडियो पॉज करके दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको पढ़ो आप खुद से। चलो आपने पढ़ लिया होगा, इसको पॉज करके मैं बताता हूँ। देखिए आर्टिकल 33 बोलता है क्या कि ये क्या करेगा पार्लियामेंट, ये जितने भी आर्म फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसी हो गए, या बात करें या फिर मीडिया, इन सब को यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्ट करती है आपका फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार एक आम नागरिक के लिए होते हैं, वो ये लोग नहीं कर सकते हैं यूज, ठीक है। ये इनके लिए क्या बोलता है आर्टिकल 33 की खारिज है, इनके लिए यूज नहीं है, ठीक है। ये लोग के साथ फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आम नागरिक जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो जो सेना होते हैं, गुप्तचार होते हैं, और या फिर राजदूत होते हैं, या मीडिया। अब सेना में से जुड़े कुछ बात करें तो यहाँ पे अगर कोई सीनियर है, अगर किसी जूनियर को अगर अपनी ड्यूटी उसको बोलता है कि तुम ये करो, और वो बोले कि हम ये नहीं करेंगे, ये मेरा मूल अधिकार यहाँ पे हनन हो रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि डिसिप्लिन जो है ना मेंटेन नहीं हो रही है, इससे ड्यूटी लोग करेगा नहीं। तो ड्यूटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 30 इस चीज़ को एम्पावर करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है। जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, पुलिस फोर्सेस हो गए, या इंटेलिजेंस एजेंसी या एनालॉगियस फोर्सेस हो गए, यहाँ पर जो भी है इन सबको रिस्ट्रिक्ट करता है। अब मिलिट्री फोर्स में देखोगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कारपेंटर होते हैं, बार्बर होते हैं, कुक होता है, रसोईया होता है, ये सब देखोगे। इन सब को भी यहाँ पे बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, यहाँ पर उनको उतना छूट नहीं दिया जाता है जितना एक आम नागरिक को दिया जाता है। जैसे हम डिटेल में बात करें कि अगर किसी को भी, आप देख सकते हो यहाँ हिंदी में है, हिंदी वाले इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है, एक बार पढ़ लो। देखो यहाँ बात किया है कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट 1950 के तहत, एयरफोर्स एक्ट जो 1950 के तहत, या पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1966 के तहत, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर यहाँ फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे इन लोग का पूरी तरह से एक आम नागरिक को जो छूट दी जाती है इनको नहीं दी जाएगी। अगर किसी फंडामेंटल राइट्स क्या कहने का मतलब, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो गया, तो ये सब चीज़ वो लोग नहीं कर सकते हैं, समझे। तो जो ये लोग होते हैं ना जो इनके अंडर ड्यूटी करते हैं, जैसे आर्मी के अंदर कोई ड्यूटी कर रहा है, नेवी के अंदर, या एयरफोर्स के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, जो भी ये लोग ड्यूटी करते हैं, तो इनको अधिकार नहीं है कि वो लोग एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एसोसिएशन बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम्युनिटी भी नहीं यहाँ बना सकते हैं। यहाँ तक कि इनके पास राइट भी नहीं है कि पब्लिक मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें, समझे। या फिर कभी भी इनके पास ये भी अधिकार नहीं है कि मीडिया के पास जाकर सेना के अंदर क्या हो रहा है, किसके साथ क्या डील हो रही है। आप खुद सोचो, अगर ये सब अगर होने लगेगा तो देश की जो सिक्योरिटी है उस पर ज़्यादा खतरा होगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये आर्टिकल्स लाया गया है दोस्तों, समझे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको लगता होगा कि, मुझे लगता होगा कि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं आता होगा।
अब अगर मान के चलो कि आर्टिकल 33 के अंदर एक बात बता दें, इसके अंदर बोला जाता है कि जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे जो कोर्ट जो होती है, मिलिट्री की भी कोर्ट होती है, आपको पता होगा। अगर किसी के ऊपर मार्शल लॉ चलता है तो यहाँ पर जो है जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ केवल और केवल रिट्स ये जारी कर सकते हैं कि भाई वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन अगर मान कर चलो कि कोई सेना का एक व्यक्ति है और वो ऐसा कोई काम करता है और उसके ऊपर मार्शल लॉ चल रहा है, ठीक है, कोर्ट वहाँ पे मिलिट्री टर्बुलेंस के अंदर वो ऐसा मार्शल लॉ का केस चल रहा है, तो वो इंसान वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाके ये नहीं कह सकता कि सर मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, आप यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं यहाँ कर सकती, समझे, यहाँ पर नहीं कर सकती। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट यहाँ पार्लियामेंट्री लॉ यहाँ पे बात करें तो इनेक्ट की है कि अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल्स फ्रॉम द राइट jurisdictions of Supreme Courts and High Courts so far as the enforcement of fundamental rights is concerned। समझे, जो मैंने अभी बताया कि वो पूछ सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट पूछ सकती है रिट जारी करने के लिए, मतलब कह सकती है कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि जो जिस व्यक्ति पर चल रहा है उनको फंडामेंटल अगर राइट्स को वहाँ पे हनन हो रहा है तो उसके लेके वो रिट जारी कर सके, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये था, आई होप यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, अच्छे से सब समझ में आया होगा कि आर्टिकल 33 क्या है। चलिए हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज कर लो। देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मार्शल लॉ क्या होता है ना कि अगर वो केवल एक पार्टिकुलर टेरिटरी पे लगता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखोगे कि मार्शल लॉ लगाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, सेना जो होती है ना, वहाँ पे सेना के बहुत ताकत दी जाती है, जो कि हम लोग आर्टिकल 34 में पढ़ेंगे। वहाँ पे सेना को ताकत दी जाती है मार्शल लॉ के तहत कि वो क्या करेगी कि किसी पे भी अगर शक हो गया तो वो जाकर किसी के भी घर में वो तलाशी ले सकती है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी में होता है कि पूरे देश में भी ये लागू हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक पार्टिकुलर टेरिटरी पे लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उतना भी कुछ खास नहीं है। लेकिन देख लो, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच कर दे दिया है, आप वीडियो पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिलहाल हम आर्टिकल 34 में तो बात करेंगे ही। देखो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जो भी प्रोवाइड किए हुए हैं रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स आपके मार्शल लॉ पे, वो क्या हो रहा है कि एक एरिया में विद इन द टेरिटरीज में, वहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो लगता है, पूरे कंट्री में नहीं लगता है, समझे। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का वो कहाँ से लिया गया है, बोरो किया गया है, तो वो किया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट जब था तो उस वक्त क्या था, पुलिस के पास जो पावर थी या आर्मी के पास कि जिसे को भी शक हुआ वो शूट एंड आउट का मतलब ऐसा डिसीजन था। तभी तो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, आपको पता होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों, क्योंकि जलियांवाला बाग क्यों काम ये कांड हुआ था, क्योंकि वो लोग कम्युनिटी बनाए थे। और इस जब भी लॉ लग जाता है कहीं किसी राज्य में तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है मार्शल लॉ के तहत आप कोई भी वहाँ पे संगठन नहीं बनाएगा। तो ये कुछ है यहाँ पे, वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जाता है। कभी कभी देखो कि इलेक्शन वगैरह होता है तो पहले होता था कि मिलिट्री लोग आ जाते थे। तो ये कुछ था दोस्तों। कहाँ कहाँ भी हम लोग बात करें कि देखिए मार्शल लॉ लगेगा, अगर कोई वार होता है तो वहाँ मार्शल लॉ लगता है, कोई अटैक किया उस पर लगता है, ठीक है, कोई ऐसा दंगे हो गए या वायलेंस हो गया तो वहाँ पर यहाँ पर क्या बताएं, तो वहाँ पे आर्मी जो होती है मिलिट्री वहाँ उतरती है। तो ये कुछ है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आर्टिकल 34 में क्या कह रहा है। हमने सब कुछ क्लियर और कट मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा 34 और 33 में डिफरेंस। 33 में डिफरेंस था कि वो जो है मिलिट्री को कोई राइट्स नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही 34 में है कि यहाँ पर उनको राइट्स दिया जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि वार जैसा या इन्वेंशन आ जाए या फिर कोई दंगे हो जाए, तो यहाँ मिलिट्री को छूट दी जा सकती है कि जो जैसे करना है कीजिए, आप बस उसको वायलेंस को कंट्रोल कीजिए या फिर जो भी वार हो रहा है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर छूट दी जाती है। जैसा भी हथियार यूज करना है करना होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ है दोस्तों, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। पुलिस को भी यहाँ पे बात करें तो रेस्ट्रिक्शन लग जाता है आर्टिकल 33 के तहत, और जब ये आर्टिकल 34 होता है तो उनको भी ये छूट दी जाती है। देखते हो कभी कभी पुलिस को भी छूट दी जा सकती है। इलेक्शन वगैरह होता है तो आप देख सकते हो वहाँ पे BSF के जवान आते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 35 की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 35 शुरू करने से पहले कि आपको लगता होगा कि सर आपने जो डिफरेंस बताया यहाँ पे मार्शल लॉ और नेशनल लॉ इमरजेंसी, तो कुछ बताया नहीं।
तो मैं आपको बता दूं कि यार अभी इसको डिस्कस करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो आर्टिकल 352 जब मैं समझाऊंगा ना आपको, ठीक है, 352, तो उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो फिर से इसको डिस्कस करना ही होगा वहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा और आपको भी समझ में उतना खास आएगा नहीं, इस वजह से मैं इसको स्किप कर दिया था। तो ये था दोस्तों, आप देखो अब हिंदी वाले देख सकते हो यहाँ पे। अब आर्टिकल 35 दोस्तों, आर्टिकल 35 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 35 कहता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो अगर चाहेगी तो संविधान को अगर और शक्तिशाली बनाना है तो बना सकती है। कोई ऐसा अगर कानून ला रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत दे तो कर सकती है, ठीक है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है। जो भी वो कानून बना रही है तो उसको ध्यान में रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए कि उसका उल्लंघन ना हो, किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो, वो कानून बना सकती है। और यहाँ तो ख़ास तौर से पावर है कि अगर आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23, मैंने बताया था आर्टिकल 20 अनटचेबिलिटी की बात करता है और 23 बंधुआ मजदूर हो गया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, ये सब होता है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यहाँ पे इसके खिलाफ वो कानून ला सकती है, समझे। तो इसको पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो यहाँ सेंटर के पास पावर है, आपको समझना होगा। स्टेट के पास यहाँ पे पावर नहीं है, स्टेट के पास पावर नहीं है, यहाँ पे सेंटर के पास पावर है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पर वो अमेंडमेंट भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर स्टेट नहीं कर सकती है, हालांकि कुछ चीज़ों में इसको पावर दी गई लेकिन सब चीज़ में नहीं है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल गया कि पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन द मैटर स्पेसिफिक्स above even though some of those matters may fall within the sphere of the state legislatures। देखो स्टेट लेजिस्लेचर के जो अंडर आ रहा है वो तो स्टेट बनाएगी ही, साथ ही साथ जो उसके ऊपर है वो पार्लियामेंट बनाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये कुछ था दोस्तों आर्टिकल 35 में। उम्मीद है आपको आर्टिकल 35, आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 35 यहाँ पे क्लियर और कट समझ में आएगा। इतना पढ़ लो दोस्तों, आपका बीपीएससी में पॉलिटी का लेक्चर कंप्लीट है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, या तो कू पे, या फिर हम मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, कुछ कहीं भी आप मुझे मैसेज करके अपना जो भी इंक्वायरी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।